हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज के बारे में। तो पीवाईक्यूज में इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट के अंदर। तो उस 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, 50 क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम है ना दिसंबर 2025 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा वरना ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज को समझना। ठीक है, तो अब क्या है, जब मैं आंसर आपको बताने लगूंगा, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हो, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन वहां से पढ़ सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा और इस वीडियो में टाइम भी नहीं दूंगा कि भाई मैं पॉज कर दूंगा वीडियो, आप आंसर दे सकूं। तो मैं बस आपको बोल दूं, आप अपना फोन के थ्रू वीडियो को पॉज कर लेना, फिर आप अपना जवाब दे देना। तो उससे पहले यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे जो डिफरेंट प्रोफाइल्स है आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो वहाँ पे जाके मैं अब रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलो यार बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सीधा क्वेश्चन पेपर पे हम आ जाते हैं। तो फोरेंसिक साइंस 2025 दिसंबर वाला ये पीवाईक्यू है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन 51। इससे पहले जो क्या आते हैं वो फिर पेपर 1 के होते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताऊंगा और इसका सीधा आंसर बता दूंगा। अगर आपको किसी की एक्सप्लेनेशन जाननी है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, या मेरी काफी बड़ी प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके वीडियोस को सर्च करके पढ़ सकते हो। तो चलो बिना देरी के सीधा स्टार्ट ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। तो चलो सबसे पहला देख लेते हैं, एनएबीएल स्टैंड्स फॉर। एनएबीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, सोच सकते हो, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होता है ऑप्शन 2 जो कि है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो एनएबीएल की फुल फॉर्म का आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास। अब इसमें क्या है, एक्साइटेशन फिल्टर्स, डाइकोरिक मिरर एंड बैरियर फिल्टर्स आर पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। तो मतलब ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, डाइकोरिक मिरर, एक्साइटेशन फिल्टर, कौन सी माइक्रोस्कोप का कंपोनेंट आता है? ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप या फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका आंसर होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट होते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, MUC4 एंड HBD1 आर रिलायबल जेनेटिक मार्कर फॉर विच ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मतलब ये जो मार्कर है MUC4 और HBD1 कौन से बॉडी फ्लूइड के अंदर रिलायबल मार्कर है? स्वेट, सीमन, यूरिन या फिर वेजाइनल फ्लूइड। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इसका आंसर होता है वेजाइनल फ्लूइड। ये जो सारे के सारे मार्कर हैं, ये दोनों के दोनों, ये किसके हैं? वेजाइनल फ्लूइड के होते हैं। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड इन नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस तो आपको पता ही होगा ना, जब कोई नशे में दे के हम किसी से सच पूछते हैं, है ना, नार्को एनालिसिस बोलते हैं उसको। तो इसमें कौन सा ड्रग दिया जाता है? स्कोपोलामाइन, फ्लूंट्राज़ेपाम, बारबिचुरेट्स, एल्बेंडाजोल। तो इनमें से कौन सा दिया जाता है? तो मैं अगर फंबल कर जाऊं ना यार, थोड़ा सा माफ कर देना क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इसमें आएंगे और काफी लंबी वीडियो है, तो फंबल मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है ऐसा, तो ठीक है, तो समझ लेना। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना। इसका आंसर है स्कोपोलामाइन। तो ये जो हमारा ड्रग होता है ये नार्को एनालिसिस में दिया जाता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता है फायरबॉल, सिवेल या फिर आर्सेनल आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है? मिनरल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के, शूप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के, बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के, या साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के। तो फायरबॉल सोच के आप सोचोगे कि ये साइबर का होगा, पर ये नहीं, ये बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होते हैं। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है दोबारा। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अब अगले पे जो कि है हमारा द मोस्ट फेमिलियर यूवी बैंड पास फिल्टर फॉर रिफ्लेक्टेड यूवी फोटोग्राफी इज। मतलब कौन सा फिल्टर यूज करा जाता है यूवी बैंड पास फिल्टर रिफ्लेक्टेड यूवी फोटोग्राफी के लिए? तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी 18A, हैशटैग 18A, पोलराइजिंग फिल्टर, ग्रेजुएटेड येलो फिल्टर या फिर नैरो बैंड ग्रीन। तो इसका आंसर आता है हैशटैग 18A फिल्टर जो होता है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कंटिन्यू करता रहूं, 2025 का जून वाला भी लाऊं, 2024 का दिसंबर और जून वाला भी कवर करूं, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मेंशन कर देना। क्योंकि यार उससे थोड़ी सी रीच मिलेगी मुझे और मोटिवेशन भी मिलेगी कि भाई आपके लिए मैं सारी वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊं। तो यार थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना कि भाई आप भैया प्लीज ये वीडियोस बना दो आपको।
तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले पे क्या है, द 3 बेसिक हेयर टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी आर क्लासिफाइड एज। हमको वैसे तो पता है कि मतलब जो टाइप बताने हमें ह्यूमन बॉडी हेयर के, टर्मिनल होता है, इंटरमीडिएट होता है, और तीसरा कौन सा होता है, वेलस, ट्रेमाडोल, सिल्डीनेफिल या फिर ओलिगोमर। इनमें से क्या होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो वेलस इसका आंसर होता है। तो 3 टाइप हमारे कौन से होते हैं हेयर के, टर्मिनल, इंटरमीडिएट और वेलस। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है SICAR या फिर SCAR इज एन ऑटोमेटेड प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम विच इज एन एब्रीविएशन ऑफ। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है बेसिकली। स्कार इमेजिंग कैप्चर रिकॉर्डर, शू प्रिंट कैप्चर रिट्रीवल, स्किन इंप्रेशन कैप्चर रिकॉर्डर, स्कैन इमेजिंग कैप्चर एंड रिकॉर्डर। तो SCAR की मतलब SICAR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं जो कि होता है शू प्रिंट इमेज कैप्चर रिट्रीवल। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर SWGDOC डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ऑल्टरेशन। मतलब इनमें से ये जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है कि ये हमारा SWGDOC, वो कौन से मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे ISO के स्टैंडर्ड होते हैं ना, ऐसे ही ये SWGDOC के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो इनमें से डॉक्यूमेंट वाला कौन सा होता है, जैसे कि ANSI ASB 127 070 या फिर 044 या फिर 035। तो इनमें से कौन सा होता है, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ सीधा। तो इसका आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन है इसका, ANSI ASB 035। ये इसका आंसर होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो ये वाला स्टैंडर्ड होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 60 होगा हमारा। कॉर्पस डेलिक्टी मींस, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता यूजीसी नेट के अंदर। टाइम सिंस डेथ, बॉडी ऑफ क्राइम, गिल्टी माइंड या फिर मैनर ऑफ क्राइम। तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, बॉडी ऑफ क्राइम को कॉर्पस डेलिक्टी बोला जाता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, विच ISO इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। बेसिकली NABL की एक्रीडिटेशन पूछ रहा है कि कौन से ISO स्टैंडर्ड के अंदर आती है। तो कौन से इसके अंदर आती है, तो आपको पता होना चाहिए ISO 45000 2025, 9001 2015, 14000 2015 या फिर 17025 2005। इनमें से आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि सीधा आंसर क्या होता है, वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हो। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन 4 जो कि ISO 17025 2005। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारी जो नेशनल NABL एक्रीडिटेशन होती है वो इसके अंदर फॉल करती है ISO की। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक टिपिकली यूटिलाइज टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर। जो टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर होता है उसको कौन सी एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करती है। इंडक्टिव कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्लो डिस्चार्ज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर लेजर माइक्रोस्कोप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूं। तो लेजर माइक्रोस्कोप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो टाइम ऑफ फ्लाइट मास डिटेक्टर को यूज करती है, फिर एनालाइजर को यूज करती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर्स एन इन्वेस्टिगेशन टू सर्च एविडेंस फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कौन सा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक्ट है या फिर सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन की पावर देता है। सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52 या फिर सेक्शन 53। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर होता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें पावर देता है इन्वेस्टिगेशन टू सर्च एंड एविडेंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा आता है क्वेश्चन 64 जो कि है गम डेल्टा है। तो डेल्टा अमीनो लिवोलिक एसिड इज द मार्कर ऑफ विच पॉइजनिंग। मतलब ये जो एसिड है हमारे पास कौन सी पॉइजनिंग का मार्कर होता है। इसको डिटेक्ट करके हम पॉइजनिंग डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी पॉइजनिंग डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉपर की, जिंक की, लेड की या फिर आर्सेनिक की। तो मैं इसका आपका आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर होता है लेड। तो लेड की जब हम बात करते हैं उसकी पॉइजनिंग का जो मार्कर होता है वो ये होता है डेल्टा अमीनो लिवोलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद जब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 65 क्वेश्चन जो कि है द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ लेजर एच्ड बार कोड्स ऑन स्मिथ एंड वेंसन सिग्मा पिस्टल इज। तो इनमें से कौन सा मतलब एचिंग मेथड है जो हम रिस्टोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सी पे, स्मिथ एंड वेसन सिग्मा पिस्टल के ऊपर। तो इसमें आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ऑप्शन आप देख सकते हो, एसिड एचिंग, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड या फिर हीट एचिंग।
वैसे तो इसका आंसर हीट एचिंग होना चाहिए था, लेकिन जो यूजीसी नेट के अंदर इसका आंसर दे रखा है वो आता है एसिड एचिंग। आप ठीक है इसको सर्च भी कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है गूगल पे सर्च कर लेना कि क्या क्या मतलब होते हैं इनके। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। IUPAC name of metal developing agent used in photographic development solution is। तो ये IUPAC नेम बताना है इस मेटल डेवलपिंग एजेंट का जो कि फोटोग्राफिक डेवलपमेंट सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। 2,4 डाई अमीनोफिनोल डाई हाइड्रोक्लोराइड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल अमीनो एसिटिक एसिड, 1 फिनाइल 3 पायराजोडोन, 4 मिथाइल अमीनोफिनोल। ठीक है इसका आपको आंसर बताना है क्या होता है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 4 इसका आंसर है, 4 मिथाइल अमीनोफिनोल। ये इसका आंसर होता है, जो मतलब मिटोल जो डेवलपिंग एजेंट है उसका जो आयुपैथ नेम होता है वो होता है 4 मिथाइल अमीनोफिनोल। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 67 जो कि है द कोल्टर LS230 लेजर ग्रैनुलोमीटर इज यूज्ड इन सोयल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई। ये क्या है, एक मॉडल का नाम दे रखा है जो कि सोयल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। तो ये बताना है कि किस काम आता है। ठीक है जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किस लिए करते हैं, हम कलर को मेजर करने के लिए। तो ये यही बस पूछ रखा है कि सोयल के अंदर इस डिवाइस को हम किस लिए यूज करते हैं, सोयल की कंसिस्टेंसी जानने के लिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, टेक्सचर की जानने के लिए, या फिर पीएच को जानने के लिए। देखो आपको क्या है एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जैसे कि पीएच, पीएच के लिए तो हम पीएच मीटर यूज करेंगे, ये क्यों करेंगे। ठीक है टेक्सचर के लिए भी हम शायद ना यूज कर सके। सोयल कंसिस्टेंसी, सोयल कंसिस्टेंसी के लिए भी आप सोच सकते हो कि भाई यार ये तो नहीं हो सकता, अब ये इतना अजीब सा नाम है तो ये किस पे सूट बैठ रहा है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे सूट बैठ रहा है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आपको, बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। तो ये जो डिवाइस होता है किस लिए यूज किया जाता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की एनालिसिस के लिए। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि आता है 68। निनहाइड्रीन रिएक्ट्स विद टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट, मतलब निनहाइड्रीन जो हमारा सॉल्यूशन है वो किससे रिएक्ट करता है फिंगरप्रिंट को डेवलप करने के लिए। फिंगरप्रिंट की पूरी सीरीज मैंने आपको बना रखी है, केमिकल मेथड ऑफ फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, अमीनो एसिड से रिएक्ट करता है निनहाइड्रीन हमारा पर्पल कलर का फिंगरप्रिंट देने के लिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई निनहाइड्रीन रिएक्ट करता है अमीनो एसिड के साथ, विच कलर प्रोड्यूस करता है, कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, तो पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे रूमेंस पर्पल भी आ सकता है क्योंकि उसका जो नाम होता है वो रूमेंस पर्पल होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, फ्लेक्सोग्राफी इज अ वेरिएंट ऑफ, फ्लेक्सोग्राफी है वो किसका वेरिएंट है, प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग का, रिसर्च प्रिंटिंग का, या फिर लेटर प्रेस प्रिंटिंग का, या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग का। तो इसमें से हम आपको चुनना होता है कि कौन सा फ्लेक्सोग्राफी किसके वेरिएंट है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इसका आंसर होता है लेटर प्रेस प्रिंटिंग। ठीक है अच्छा एक चीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते होंगे। ठीक है कोई भी शर्म की बात नहीं है भाई, हर किसी को हर चीज नहीं आती। तो प्रैक्टिस के लिए ये आप प्रैक्टिस करो, तो उससे आपकी क्या है, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और किस कैसे कैसे आप उनका जवाब दे सकते हो। हर चीज नहीं आती किसी को, कोई यूजीसी नेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपको आते ही नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं आते होंगे। तो ठीक है डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ट्राई करते रहो, क्वेश्चन पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टेलिंग ऑफ वुंड इज सीन इन, टेलिंग ऑफ वुंड किसमें देखी जा सकती है, कौन से टाइप के वुंड में देखी जा सकती है, लैसरेटेड में, स्टैब में, इनसाइड में, या फिर फायर आर्म में। टेलिंग क्या होती है, पूंछ सी बन जाना। अब आप खुद ही सोच लो, लैसरेटेड में नहीं बन सकती, स्टैब में नहीं बन सकती, फायर आर्म में नहीं बन सकती, किस में बनेगी, इनसाइज्ड वुंड के अंदर बनेगी। जब आप किसी चीज को काटते हो तो एक टेल सी बन जाती है, पतली सी लाइन बन जाती है, धार सी, तो वो क्या आती है, टेलिंग कहलाती है, इनसाइज्ड वुंड के अंदर आती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंक्वेस्ट इज डन। इंक्वेस्ट को पता होना चाहिए कि आपको कौन से केस में होती है, इंक्वेस्ट का सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज करते हैं, बर्गलरी में, डेथ इन पुलिस कस्टडी, ग्रीवियस हर्ट, या फिर के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सीधा आंसर क्या होता है, डेथ इन पुलिस कस्टडी के केस में हम इंक्वेस्ट को करते हैं। मतलब जब भी कोई ऐसा शक हो जाए कि पुलिस कस्टडी के अंदर किसी की डेथ हो गई, उस पर मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, तो मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनो एसे टेक्निक इज अ टाइम रिजोल्व फ्लोरोमेट्रिक एसे, कौन सी इनमें से इम्यूनो एसे की टेक्निक है जो कि टाइम रिजोल्व फ्लोरोमेट्रिक एसे है। ऑप्शन है रेडियो इम्यूनो एसे, इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे, या फिर डिसोसिएशन एनहेंस्ड लैथेनॉइड फ्लोरोसेंस इम्यूनो एसे, या फिर ऑचररी डबल डिफ्यूजन। ठीक है ये तो क्या है, डिफ्यूजन के टाइप है, RIA जो हमारे होते हैं उसका टाइप आता है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, डिसोसिएशन एनहेंस लैंथेनोइड फ्लोरोसेंस इम्यूनो एसे, जो कि हमारा है एक टाइम रिजोल्व फ्लोरोमेट्रिक एसे होता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 73 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं।
मिनी फिलर जो ये ट्रेडमार्क है, टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, तो मिनी फिलर जो ट्रेडमार्क है, द फर्स्ट कमर्शियल किट डिजाइन टू एम्पलीफाई मिनी एसटीआर वॉज डेवलप्ड बाय, ये जो किट होती है मिनी एसटीआर को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, किसने डेवलप की थी, कौन सी कंपनी ने डेवलप की थी? अप्लाइड बायोसिस्टम, प्रोमेगा, लाइफ टेक्नोलॉजीज या फिर काइजन। ठीक है, अगर आपको प्रोमेगा और काइजन के बारे में पता होगा, अगर आप लैब में काम करते हो तो प्रोमेगा की किट यूज करते हैं हम, काइजन की यूज करते हैं, मेनली हम यही किट यूज करते हैं। तो हमें तो ये जानना है कि मिनी फिलर कौन से वाला है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो लाइफ टेक्नोलॉजीज ने इसको बनाया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म द मेन स्प्रिंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द लॉक प्लेट, जो लॉक प्लेट होती है हमारी जो गन के अंदर, तो उसके बाहर जो हमारा मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है मेन स्प्रिंग, तो उसको क्या बोला जाता, कौन सी फ्लिंट के अंदर क्या होता है वो? ट्रू फ्लिंट के अंदर, स्नैपॉन्स के अंदर, या फिर मिकुलेट के अंदर, या फिर बर्गरी फ्लिंट लॉक के अंदर? तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, मिकुलेट इसका आंसर होता है। इसके अंदर जो होता है, जो फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म है, जो मेन स्प्रिंग होता है, वो आउटसाइड लॉक प्लेट प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हेन यूरिया नाइट्रेट एक्सप्लोजिव इज मिक्स्ड विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पी डाई मिथाइल अमीनो सिनेमेल्डिहाइड, पीडीमैक जिसको बोलते हैं, जो कि हमारा डीमैक ऐसे होता है बेसिकली, अंडर न्यूट्रल कंडीशन विच कलर इज प्रोड्यूस, मतलब एक्सप्लोजिव के लिए जब हम डीमैक ऐसे लगाते हैं तो कौन सा आंसर इस मतलब कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर होता है रेड, रेड कलर प्रोड्यूस होता है यूरिया नाइट्रेट एक्सप्लोजिव के केस के अंदर। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है सोइल कंसिस्टेंस इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ एंड कोहेरेंस ऑफ सोइल एंड इट इज आल्सो नोन एज, मतलब जो सोइल की कंसिस्टेंस है वो मेजर की जाती है स्ट्रेंथ के ऊपर या फिर कोहेरेंस के ऊपर, आपस से कितना चिपका हुआ है। तो सोइल इज आल्सो नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? सोइल टोपोग्राफी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, या फिर रप्चर रेजिस्टेंसी ऑफ सोइल। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन 1, रप्चर रेजिस्टेंसी ऑफ सोइल। ठीक है, उसको ये भी बोला जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द फर्स्ट ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अराउंड द ग्लोब वाज इंप्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी ने एफिस को सबसे पहले ग्लोब के अंदर लिया था? तो सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस डिपार्टमेंट, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर नॉर्थ कैरोलिना पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, सीधा का सीधा क्या आता है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसने सबसे पहला फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ग्लोब इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि 70th क्वेश्चन हो चुका है। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रबर स्टैंप अकर्ड इन ईच ईयर, जो सबसे पहले जो रबर स्टैंप बननी स्टार्ट हुई थी कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? 1849, 1864, 1889, 1907। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, सीधा वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। 1864 के अंदर जो हमारी सबसे पहली रबर स्टैंप आई थी वो 1864 में आई थी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द विच टूथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड ऑफ 4 years ऑफ एज, मतलब छोटे बच्चे के जो होते हैं दांतों में कौन सा दांत गायब होता है? टाइप होते हैं टीथ के, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये तो आपको ओडोंटोलॉजी में पता ही होगा। तो इनमें से कौन सा गायब रहता है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा डेसिडियस टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। डेसिडियस में कौन सा गायब होता है? प्रीमोलर गायब होता है, तो प्रीमोलर ही इसका सही आंसर होता है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अ साइड बाय साइड व्यू ऑफ टू स्पेसिमेन कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड बाय, मतलब दोनों को अगर हमारे पास दो सैंपल है उनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना है एक साथ में, तो कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट रहेगा? कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन, या फिर स्टीरियो माइक्रोस्कोप? ये तो आंसर में ही आपको आ गया कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कौन सी माइक्रोस्कोप बढ़िया रहेगी? कंपैरिजन माइक्रोस्कोप बढ़िया रहेगी। साइड बाय साइड व्यू आप एक साथ देख सकते हो दोनों का। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि 81th क्वेश्चन है हमारा, लिथियम ड्रिफ्टेड सिलिकॉन डिटेक्टर आर यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इनमें से लिथियम ड्रिफ्टेड सिलिकॉन डिटेक्टर है वो कौन सा यूज किया जाता है, मतलब कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया जाता है? डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे डिटेक्टर, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, उनका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन है ना वो कोर है यूजीसी नेट के अंदर। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, FTIR, NMR, XRF, या फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होता है XRF। ठीक है, XRF के अंदर लिथियम ड्रिफ्टेड सिलिकॉन डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है। इससे पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके जनरली देख सकते हो कि उसमें क्या क्या टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है।
अब चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। टॉम हैफमैन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी फ्लूइड। ये जो टॉम हैफमैन प्रोटीन होता है वो कौन सी बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, वेजाइनल में, यूरिन में, सेमिनल में या फिर स्वेट में। ये बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपने मेरी यूरिन वाली वीडियो देखी हो तो उसकी जो जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टीएचपी टेस्ट, वो होता है। तो टीएचपी किसके अंदर पाया जाता है, यूरिन के अंदर पाया जाता है। तो यूरिन वाली वीडियो आप देख सकते हो अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो। उसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पुअर सबस्ट्रेट फॉर स्लाइडिंग टूल मार्क। जो ट्राइंग स्लाइडिंग टूल मार्क होते हैं हमारे, उसके लिए पुअर सबस्ट्रेट क्या होगा, मतलब जिसपे स्लाइडिंग जो टूल मार्क है वो सही से ना बने। लेड, कॉपर, मेटल, पेंटेड सरफेस या फिर रो वुड। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। इसका आंसर होता है रो वुड। लकड़ी के ऊपर स्लाइडिंग जो मार्क होते हैं वो सही से हम नहीं देख पाएंगे, पुअर सबस्ट्रेट है वो हमारे लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एन इग्नाइटर इज। तो बेसिकली कंपोनेंट होते हैं जो एक्सप्लोजिव के, तो इग्नाइटर बताना उसके अंदर ये कौन सा हो सकता है, सेमटेक्स, क्विब, डिले डेटोनेटर या फिर बूस्टर। तो अब मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, तो स्क्विब इसका आंसर होता है। जो स्क्विब होता है एक तरीके का इग्निटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक 85 पे यूं है ना। टोल्यूडीन रेड या थैलोसाइमाइन ब्लू एंड हेंसा येलो पिगमेंट आर यूज्ड इन विच केस। डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव पेंट, वार्निश या फिर लैक्वर। इनमें से किसके अंदर ये सारे के सारे जो टाइप के हमारे पिगमेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधा, डेकोरेटिव पेंट। डेकोरेटिव पेंट के अंदर ये सारे के सारे पिगमेंट का यूज किया जाता है। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आ रही हो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ भी कमेंट कर देना यार, तुम कुछ भी कमेंट कर देना जिससे मेरे चैनल पे थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ जाए। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पैटर्न एरिया ऑफ द लूप इज सराउंडेड बाय टू डाइवर्जिंग रीजेस विच इज नोन एज। मतलब जो लूप जो पैटर्न एरिया है वो दो लाइनों से कवर होता है, उसको क्या बोला जाता है, टाइप लाइन, रेडियल लाइन, डेल्टा या फिर स्पाइक लाइन। अगर आपने मेरी फिंगरप्रिंट वाली वीडियो देखी है ना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। बहुत बहुत उम्दा लेवल का मैंने आपको बता रखा है उसके अंदर, आप जाके पढ़ना। तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। टाइप लाइन्स इसका आंसर होता है। दो लाइनें होती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जहां पे हमारे बीच में पैटर्न होता है। तो ये जो दो लाइनें होती है उसको टाइप लाइन्स बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। माइक्रोफेजिया इज वेल एस्टेब्लिश क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ। जो माइक्रोफेजिया है वो क्लिनिकल इंडिकेटर है किस चीज का, पार्किंसन डिजीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, वेंडल डिजीज का या फिर सेरिब्रल डिजीज का। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है मार्कोफेजिया उसका एक इंडिकेटर होता है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डेथ इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। आपको बीएनएस, आईपीसी सबके सेक्शन पता होने चाहिए, बीएनएस के, बीएनएसएस के, आईपीसी के, इंडियन एविडेंस एक्ट के, ठीक है। बाकी सारे जो होते हैं हमारे सबको पता होना चाहिए आपको, सीआरपीसी के। तो इसका हम देख लेते हैं, डेथ कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो हम आपको ऑप्शन देख सकते हो, सेक्शन 22, 63, 214 या फिर 2 of 6। मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, सेक्शन 2 of 6 के अंदर डेथ को डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएसए का कौन सा सेक्शन है जिसमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको ऑप्शन देख सकते हो, 21C, 21D, 21E और 21F। तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, ये आपको पता भी होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वाली वीडियोस के अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है ये चीज। तो इसका आंसर जो होता है सेक्शन 21D। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो डॉक्यूमेंट है वो 21D के अंदर डिफाइन है। आपको ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ इज द लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इन मेल। जो प्यूट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, मैंने इसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना रखी है, प्यूट्रिफिकेशन, उसके अलावा क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन के ऊपर पूरी वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो विच ऑफ द लास्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन मेल के अंदर जो सबसे लास्ट में सड़ता है, प्रोस्टेट, ब्रेन, स्प्लीन, लंग्स। मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ इसका, वीडियो को पॉज कर लेना। तो प्रोस्टेट इसका आंसर होता है। प्रोस्टेट जो होता है वो हमारा सबसे लास्ट में प्यूट्रीफाई होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं लगातार 10 क्वेश्चन जो अब एजर्शन रीजनिंग के चलेंगे। तो 91 से स्टार्ट होते हैं, 100 तक चलेंगे। अब एजर्शन क्या है, नार्को एनालिसिस इज बेस्ड ऑन इंट्रावेनस administration of barbiturate to create a light anesthetic effect. Barbiturate combines with GABA receptor to form complex which led to distribution of thoughts. मतलब गाबा रिसेप्टर से क्या है, नार्को एनालिसिस में बार्बिचुरेट दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, गाबा रिसेप्टर से
मतलब रिएक्ट करता है, जो कि थॉट्स को रोक देता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन, रीजन क्या दे रखा है इसका, इम्पल्स ट्रांसमिशन इज इफेक्टिव ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ये बात तो, विच लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस। अब एक बात खुद ही सोचो, जब हम ड्रग दे रहे हैं हम तो ये चाहते हैं वो सच बोले, अगर वो ज्यादा ही इमेजिनेशन करने लग गया तो वो तो झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब क्या है, अजर्शन सही है, रीजनिंग गलत है। तो क्या इसका आंसर 3 आ जाता है, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बियर लैम्बर्ट लॉ इज लिमिटिंग लॉ, इट एप्लीकेबल फॉर रिलेटिवली लो एनालाइट कंसंट्रेशन। तो बियर लैम्बर्ट लॉ एक लिमिटिंग है जिसके लिए हमें लो कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एट हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन क्या होती है, अलग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि एनालाइट का जो एनवायरमेंट होती है एब्जॉर्बिलिटी को अफेक्ट कर सकती है बेसिकली। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। मतलब ये क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ एक लिमिटिंग लॉ है, उसके बाद उसका रीजन क्या दे रखा है कि हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जो एब्जॉर्बिलिटी है ना वो चेंज हो जाती है बेसिकली। ये मैंने ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको अच्छे से बता रखा है। तो आपने देख लिया बियर लैम्बर्ट लॉ का क्या कहता है कि भाई जो कंसंट्रेशन लो होती है ना तब वो ज्यादा सही से एप्लीकेबल होता है, और हाई कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्बिलिटी क्या है, अफेक्ट कर जाती है। तो इसमें क्या दोनों चीजें बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ए जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अब हम अगला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिफैक्ट सच एज डाई ब्लोब, स्पाइक्स एंड स्प्लिट पीक्स इंडिकेट पुअर क्वालिटी ऑफ डीएनए प्रोफाइल। ये बात बिल्कुल सही है। जो आर्टिफिशियल ब्लोब्स होते हैं, डाई ब्लोब्स होते हैं, वो क्या होता है, एक तरीके से चौड़ी पीक होती है, वो हमें चाहिए नहीं होती, पीक चाहिए होती है हमें बिल्कुल बिल्कुल नोच वाली, ठीक है। तो स्पाइक्स स्प्लिट पीक्स जो होती है वो डीएनए प्रोफाइल की पुअर क्वालिटी को दिखाते हैं। आर्टिफैक्ट्स ऑलवेज अराइज ड्यू टू स्टैंड स्लिपेज ड्यूरिंग डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सिर्फ स्टैंड स्लिपेज की वजह से जो एम्प्लीफिकेशन के दौरान होती है उसी की वजह से आते हैं ये सारे के सारे आर्टिफिकेट्स। तो ये क्या है, गलत बात है। तो रीजन क्या है, गलत है, असर्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या है इसका आंसर, 3, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग में डिफर बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे पे दवाई का असर ज्यादा जल्दी हो सकता है, बड़े पे लेट भी हो सकता है, क्या पता बूढ़ा उस पे जल्दी भी हो जाए, तो एज का बहुत बड़ा फर्क होता है। Proportion of drug elimination depends on extent of in distribution, efficiency of elimination, which depends upon the factor of like age and weight। मतलब क्या बोल रहा है कि जो ड्रग की जो एब्जॉर्ब एफिशिएंसी है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे वो एलिमिनेशन हो, वो किसके ऊपर बेस करता है, एज के ऊपर और वेट के ऊपर। बिल्कुल सही बात है दोनों की दोनों। एक तो उसकी एज के ऊपर बात आ गई तो चिल्ड्रन या अडल्ट का फैक्टर आ चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा 95th क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम देख लेते हैं। मजल डायमीटर ऑफ कंट्री मेड फायरआर्म इनवेरिएबली डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू अप्रोक्सीमेटली डायमीटर ऑफ बुलेट टू बी फायर्ड। मतलब क्या, जो कंट्री मेड फायरआर्म होती है बेसिकली, जो देसी गन होती है अपनी, उसका जो डायमीटर होता है मजल का, वो बुलेट की डायमीटर से वेरी कर सकता है, और वो करता भी है क्योंकि वो नकली पाइपों का यूज करते हैं जो ट्रक के अंदर लगती है। तो इसका रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, फायर आर्म डिजाइन टू फायर द सेम कैलिबर एम्यूनेशन में हैव डिफरेंट मसल डायमीटर। मतलब क्या बोल रखा है, कुछ फायर आर्म ऐसी डिजाइन की जाती है कैलिबर तो सेम करे लेकिन उसका मसल डायमीटर दूसरा हो सकता है। तो देखो रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऊपर वाले को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दोनों के दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है assertion A देख लेते हैं। The bomb explosion crime scene is generally unsafe because some unexploded live bombs may be present in the scene। मतलब क्या है, कुछ एक्सप्लोजिव केसेस में क्या होता है कि कुछ अनएक्सप्लोडेड मटेरियल रह सकता है हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, रह सकता है, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। देयरफॉर इट इज मैंडेटरी टू कॉल अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टू एक्सप्लोजन डिफ्यूज लाइव बॉम्ब्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजें एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है 97th क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन जो हमारा आता है वो देख लेते हैं। द डिसीजन टू परफॉर्म डायटम टेस्ट सस्पेक्ट ड्राउनिंग डेथ केस इज मेड इधर बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम। तो मतलब जो डायटम का एग्जामिनेशन है वो या तो ऑफिसर लेगा या फिर मेडिकल एग्जामिनर लेगा। इन केस ऑफ सस्पिशियस ड्राउनिंग देयर इज नो ट्रू कॉज ऑफ ड्राउनिंग फाउंड आफ्टर पोस्टमार्टम। इसका रीजन बता रहा है कि भी इस केस पे कर सकते हैं,
तो 97 का जो आंसर है, मतलब ये तो सही बात है ना बिल्कुल, जब हमें रीजन ही नहीं पता चलेगा ड्राउनिंग का तभी तो हम डायटम का एग्जामिनेशन कराएंगे। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि हमारा 98 क्वेश्चन है। सेंट्रल पॉकेट लूप हैज अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन द सेंट्रल ऑफ द वॉल पैटर्न। ये बिल्कुल सही है, पॉकेट के अंदर एक वॉल पैटर्न होता है। उसके बाद सेंट्रल लूप मतलब एक पॉकेट बनी होती है, उसके अंदर लूप वो वॉल पैटर्न होता है हमारा। वर्ल्ड पैटर्न हैव क्लासिफाइड ट्रू वर्ल्ड्स एंड कंपोजिट। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो वर्ल्ड क्लासिफिकेशन है वो भी यही है, मैंने बता पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऊपर वाले की एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, बोथ एंड आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं जो कि हमारा 99th क्वेश्चन है। इंक ड्रॉप्स इजेक्टिंग from the print head and inkjet printer are usually accompanied by a hollow tiny micro droplet called satellite। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर के अंदर सैटेलाइट मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरती है, उसको सैटेलाइट बोला जाता है। डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ सैटेलाइट फॉर्मेशन हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट इंकजेट प्रिंटर। क्या पूछ रखा है, जो डिग्री ऑफ सैटेलाइट है उसका जो मतलब फॉर्मेशन है वो हम यूज कर सकते हैं, किस लिए, उनमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और इंकजेट डॉक्यूमेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये क्या है, ये ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली की करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा ना ये। तो इसका आंसर क्या है, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब लास्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं जो कि हमारा 100 क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो 100 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एडिपोसीर फॉर्मेशन इज इन द लेट पोस्टमार्टम चेंज इज द बॉडी विच बॉडी फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड अ वैक्स लाइक मटेरियल नोन एज एडिपोसीर इज प्रोड्यूस। मतलब क्या है, जो एडिपोसीर फॉर्मेशन है लेट, एक तो पोस्टमार्टम के अंदर आता है, मतलब जब बॉडी मर जाती है ना तो काफी टाइम बाद आती है ये चीज। उसमें क्या होता है, बॉडी फैट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, फैटी एसिड वैक्स एक बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिपोसीर। अब उसके बाद रीजन क्या है इसका, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ बॉडी फैट्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हीट। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो रीज़न है वो इसका एजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलो इस वीडियो को भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यार आपको ये पसंद आई हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना इसका पार्ट 2 कि भाई पार्ट 2 बनाओ, बस आप पार्ट 2 लिख देना कमेंट के अंदर, जिससे मुझे ये हो जाएगा मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ला दूंगा, अगले दिन ही ला दूंगा जिस दिन ये वीडियो बनेगी। तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आरेगा तो गोजाइमस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।